नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा और मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात ना होने के पीछे असल कहानी क्या थी, इस मामले पर पर्दे के पीछे क्या हो रहा था और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि 6 घंटे 29 मिनट का अहम तरीन मिशन क्या था। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी जनरल बाजवा और मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात के मामले में पर्दे के पीछे क्या हो रहा था और 6 घंटे 29 मिनट का अहम तरीन मिशन क्या था। लेकिन पहले आपको हालिया वाकयात से जुड़ी इंतहाई अहम और हैरान कुन तफसीलात बताते हैं ताकि आपको ये पूरा मामला आसानी से समझ आ सके। तो आपको बताएं कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक इंतहाई ख़तरनाक मिशन का मंसूबा बनाया और इस मिशन के लिए मोसाद के जो सबसे ज़्यादा तजर्बाकार और जो माहिर एजेंट्स थे उनका इंतखाब किया गया। और ये जो मिशन था वो इतना ख़तरनाक था कि जब मोसाद के एजेंटों को इस मिशन के बारे में ब्रीफिंग दी गई तो उन्हें बताया गया कि इस मिशन की कामयाबी के इम्कानात सिर्फ 3% हैं, जबकि 97% इम्कानात इस बात के हैं कि ये मिशन नाकाम हो जाएगा। और उन्हें यह भी बताया गया कि अगर इसराइली एजेंट इस मिशन में नाकाम हो गए और पकड़े गए तो उन्हें नाकाबिले यकीन अजियतें दे देकर मार दिया जाएगा। बहरहाल इस मिशन की तैयारी मुकम्मल करने के बाद इसराइली एजेंट खुफिया तरीके से ईरान में दाखिल होते हैं और ईरान में उन्हें तेहरान के एक सनती इलाके में पहुंचना होता है और वहां पहुंचकर वो एक इंतहाई खुफिया, पुरअसरार और इंतहाई महफूज वेयर हाउस में उन्होंने घुसना होता है। यानी एक तरह का ये जो वेयर हाउस है ये गोदाम सा होता है और ये जो इमारत होती है इसके गेट्स पर बहुत ही पेचीदा और जदीद किस्म के ताले लगे होते हैं। अब जब इसराइली एजेंट्स इस इमारत के पास पहुंचते हैं तो ईरानी हुकाम को इस इलाके के अतराफ गैर मामूली किस्म की जो नकलो हरकत है उसकी इतलात मिलना शुरू हो जाती हैं। अब इसराइली एजेंट जल्दी जल्दी पहले इस इमारत के जो ताले हैं उनको जदीद टेक्नोलॉजी से काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसमें नाकाम हो जाते हैं। लेकिन उनके पास इन तालों को काटने के लिए एक और जदीद तरीन और अहम हथियार भी होता है और वो हथियार ये होता है कि उनके पास इतनी ज़्यादा गर्म शुआएं फेंकने वाली मखसूस किस्म की टॉर्चेज होती हैं कि उनकी शुआएं जिस भी चीज़ पर पड़ती हैं वो लम्हों में उस चीज़ को जला देती हैं और पिघला देती हैं। अब इसराइली एजेंट्स इन टॉर्चेस के ज़रिए उस इमारत के जो दरवाजे हैं उनको पिघलाते हैं और फिर अंदर दाखिल हो जाते हैं और इससे पहले वो जो इस इमारत का एक सिक्योरिटी अलार्म का एक पूरा निज़ाम होता है उसे हैक करके उसे भी नाकारा बना देते हैं। और ये जो इमारत होती है इसमें दरअसल ईरान के एटमी प्रोग्राम के मुतल्लिक इंतहाई अहम दस्तावेज़ात और वो बहुत ही अहम नौयत की वीडियोस भी मौजूद होती हैं। लेकिन ये जो सारा मटेरियल है, ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और ये जो सारी वीडियोस हैं ये इंतहाई महफूज नौयत की लोहे से बनी हुई और दीगर धातुओं से बनी हुई अलमारियों में रखा हुआ होता है और वहाँ इसको महफूज किया हुआ होता है। अब इसराइली एजेंट इन अलमारियों को भी उन्हीं टॉर्चेस की शुआओं से खोल लेते हैं जिनसे उन्होंने उन दरवाज़ों के तालों को तोड़ा था और दूसरी जानिब ईरानी हुकाम भी हरकत में आ चुके होते हैं। और इस दौरान इसराइली एजेंट जल्दी जल्दी मखसूस अलमारियों से ईरान के एटमी प्रोग्राम के मुतल्लिक इंतहाई हसास दस्तावेज़ात जो हैं वो निकाल लेते हैं और 163 सीडीज़ भी जो हैं वो जो यहाँ स्टोर की होती हैं, जिन्हें यहाँ महफूज रखा गया होता है, वो भी चोरी कर ली जाती है। और उनके पास इस ऑपरेशन के लिए आने, इस ऑपरेशन को मुकम्मल करने और ऑपरेशन मुकम्मल करने के बाद इस इलाके से निकलने के लिए कुल मिलाकर 6 घंटे 29 मिनट होते हैं और वो ईरानी हुकाम के इस इमारत में पहुंचने से पहले ये ऑपरेशन करके भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और इस ऑपरेशन की तफसीलात
मारूफ अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और जो बड़े बड़े इसराइली अखबारात हैं उन्होंने भी शाया की थी। और इस ऑपरेशन की तफसीलात से आप इसराइल और ईरान के दरमियान जो दुश्मनी की नौयत है, यूएई और इसराइल की जो हालिया डील हुई है, और इसके साथ साथ अरब खित्ते में होने वाली जो ताज़ा तरीन तब्दीलियाँ हैं उसके पस मंज़र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अब बात करते हैं इस मामले पर कि जनरल बाजवा और मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात दरअसल क्यों ना हो सकी। इस पर हमने भारतीय मीडिया का बहुत प्रोपेगेंडा सुना है कि मोहम्मद बिन सलमान ने जनरल बाजवा से मिलने से इनकार कर दिया और जनरल बाजवा से तो सिर्फ सऊदी अरब के फौजी अफसरान ही मिले। अब इस पूरे मामले में एक अहम पहलू ये है कि बज़ाहिर तो जनरल बाजवा की मुलाकात सऊदी नायब वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान से हुई, लेकिन वो सिर्फ नायब वज़ीर दिफा ही नहीं, वो शाह सलमान के बेटे भी हैं और इसी तरह वो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के भाई भी हैं। और सिर्फ सऊदी अरब में नहीं बल्कि पूरे अरब खित्ते में उनको एक बहुत ही बाअसर शख्सियत समझा जाता है। इसी तरह जनरल बाजवा की जो दूसरी मुलाकात हुई वो हुई सऊदी जॉइंट फोर्सेस के कमांडर फहद बिन तुर्की से। और ये जो मुलाकात हुई इसके बारे में भी कहा गया कि जनरल बाजवा की सिर्फ जो है वहाँ एक आर्मी ऑफिसर से मुलाकात हुई, लेकिन फहद बिन तुर्की के बारे में आपको बताएं कि वो एक सऊदी शहजादे भी हैं और शाही ख़ानदान का हिस्सा भी हैं। और खालिद बिन सलमान से जब जनरल बाजवा की मुलाकात हुई थी तो खालिद बिन सलमान ने सरकारी तौर पर यह बयान दिया था और तस्वीर भी जारी की थी कि उनकी जनरल बाजवा से जो मुलाकात हुई वो एक भाई की तरह मुलाकात हुई और उन्होंने जनरल बाजवा को अपना भाई करार दिया था। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि जब भी इस तरह के सरकारी दौरे होते हैं तो दोनों मुल्कों के जो हुकाम होते हैं वो पहले ही तय कर लेते हैं कि किसकी किस से मुलाकात होगी। और ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई सरकारी ओहदेदार पहले दूसरे मुल्क में पहुंच जाए और वहां पहुंचने के बाद वो कोई मुलाकातों का पैगाम भिजवाए और फिर किसी एक तरफ से जो है वो इनकार हो जाए। यानी इसका मतलब यह है कि इस दौरे से पहले ही जनरल बाजवा और मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात जो है वो तय ही नहीं थी, यानी वो मुलाकात शेड्यूल ही नहीं थी। और ये तासुर गलत है कि मोहम्मद बिन सलमान ने कोई ऐन वक्त पर पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से मिलने से इनकार कर दिया। अब जरा आपको तुर्की और पाकिस्तान के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ और आदादो शुमार से आगाह करते हैं। पहले तो आपको ये बताएं कि पाकिस्तान को असलहा और दिफाई साजो सामान देने वाले जो ममालिक हैं उनमें चीन के बाद दूसरा नंबर जो है वो तुर्की का है। तुर्की ने पाकिस्तान को 41 F-16 तैयारे भी अपग्रेड करके दिए थे और FATF का जो अहम तरीन इजलास था उसमें सिर्फ तुर्की वो मुल्क था जिसने पाकिस्तान का साथ दिया था, वरना पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाता। और जो माशी माहिरीन हैं उनके मुताबिक सिर्फ ग्रे लिस्ट में रहने से भी पाकिस्तान को सालाना तकरीबन 10 अरब डॉलर का नुकसान इस वक्त हो रहा है और अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाता तो ये नुकसान 20 अरब डॉलर सालाना तक बढ़ सकता था। अब दूसरी जानिब सऊदी अरब और दीगर जो अरब ममालिक हैं उनमें कोई 45 लाख के करीब पाकिस्तानी आबाद हैं जो 13 अरब डॉलर पाकिस्तान भेजते हैं। और ये जो 13 अरब डॉलर हैं ये पाकिस्तान की जो मैशत है उसके लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अहम बात ये भी है कि सऊदी अरब जो है वो भारत पर भी बहुत मेहरबान है। सऊदी हुकूमत और सऊदी कंपनियां भारत में 70 अरब डॉलर की लागत से एक बहुत ही बड़ी ऑयल रिफाइनरी भी लगा रही हैं और सऊदी अरब और भारत के दरमियान जो तजारत का हुजम है वो 28 अरब डॉलर है और भारत अपनी कुल ज़रूरियात का 19% तेल भी सऊदी अरब से ही दरामद करता है। इसके अलावा यूएई और जो अहम अरब ममालिक हैं वो नरेंद्र मोदी को आला तरीन सरकारी एजाज़ात से भी नवाज चुके हैं। वो नरेंद्र मोदी जिनकी जो मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियां हैं उन पर मगरिब में भी तनकीद होती है। अब दूसरी जानिब तुर्की है, यानी जिसके सदर तैयब उर्दवान ने अलल ऐलान कहा था कि कश्मीर का मसला जितना अहम पाकिस्तान के लिए है उतना ही कश्मीर का मसला तुर्की के लिए भी अहम है। और एक तरफ अरब खित्ता है जो कश्मीर के मामले पर दो टोक मौक़िफ़ अपनाने से इनकारी है, लेकिन पाकिस्तान की जो माशी मजबूरियां हैं उसकी वजह से पाकिस्तान के लिए अरब खित्ते को नाराज़ करना भी मुमकिन नहीं।
अब ये जो पूरी सूरत हाल है ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए बहुत ही पेचीदा थी, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है कि उन्होंने सफारतकारी के मैदान में कुछ बोल्ड और बहुत ही जुर्रतमंदाना फैसले भी किए हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।